Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. Good afternoon all my dear students. Lecture number 2 of simple harmonic motion. Okay, so in previous lecture we studied about in lecture number 1 of simple harmonic motion, we studied about some of the remaining portion, है ना. कुछ बचा हुआ था रोटेशनल मोशन का, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किया. ठीक, एसएचएम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी लिया हम लोगों ने कि एसएचएम होता क्या है. चलिए एसएचएम चैप्टर को हम लोग आज के लेक्चर से अच्छे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि एसएचएम में क्या क्या चीज़ें होती है. तो पहली चीज़ है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के बारे में जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है. ठीक, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पीरियोडिक मोशन में व्हेन अ बॉडी और अ मूविंग पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना. जैसे कि लेट अस से कि एक मीन पोजीशन है ना, ये एक मीन पोजीशन है और यहाँ से पार्टिकल जो है वो कुछ फिक्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ करता है ना, और कुछ फिक्स डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ करता है. ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये पार्टिकल अपना मोशन जो है रिपीट कर रहा है, बार बार आगे जा रहा है. लेटेस्ट से आगे इसने 2 सेकंड लगे हैं इसको आगे जाने में और 2 सेकंड लगे हैं फिर पीछे आने में. तो पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल ने अपना मोशन बार बार रिपीट किया. कितने टाइम के बाद, तो 4 सेकंड के बाद. टाइम पीरियड जो है इसका 4 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड आगे जाके वापस आता है और 2 सेकंड में पीछे जाके वापस आ जाता है. ठीक, तो इस तरीके से 4 सेकंड बाद ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेगा, है ना. तो इस तरीके के मोशन जिसमें कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल अपना जो मोशन है वो रिपीट करे, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. जैसे कोई मान लो पार्टिकल है, उसका पाथ इस तरीके से है ना. जैसे साइन एक्स का हमारा ग्राफ होता है उस तरीके से वही पाथ जो है वो पार्टिकल कोई फॉलो कर रहा है. ठीक, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ 0 से लेके 2 पाई तक, है ना, एक साइकिल कंप्लीट करता है. उसके बाद अगेन 2 पाई से 4 पाई में, है ना, ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम होता है. यानी कि फर्स्ट हाफ ग्राफ की बात करें यहाँ पे कि ये जो है ये फर्स्ट हाफ ग्राफ की अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक के लिए और फिर यहां से लेके अगेन यहां तक के लिए बात करूं, तो ये दोनों साइकिल जो है वो बिल्कुल सिमिलर है. और इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई, है ना, क्योंकि साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, 2 पाई होता है. तो इस तरीके के मोशन में, है ना, जहां पे पार्टिकल अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक, इसी तरीके से अगर cos x का हम लोग ग्राफ बनाएं और कहें कि कोई पार्टिकल जो है ना, वो cos x के पाथ पे, यानी कि उसका जो ग्राफ है, उसका जो कर्व है, उस पे कोई पार्टिकल कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उसका भी जो मोशन होगा वो मोशन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा. समझ में आ रही है बात. ठीक, या फिर कोई पार्टिकल मान लो कि सर्कल में घूम रहा है, सेम हम लोग सर्कल के लिए भी कह सकते हैं. ठीक, कि लेट अस से कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है और कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है. लेट अस से कि इस पोजीशन से स्टार्ट करता है और इस पोजीशन से स्टार्ट करके ये वापस पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आ जाता है. ठीक, तो अब इसमें हुआ क्या कि ये पार्टिकल, मान लेते हैं कि इसको पूरे को ट्रैवल करने में, इस सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में पार्टिकल को 1 आवर लगा है. पार्टिकल को 1 आवर लगा है, तो इस 1 आवर में ये एक सर्कल कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट आवर में अगेन दूसरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तीसरे आर में ये तीसरा सर्कल कंप्लीट करेगा. तो इस तरीके से पार्टिकल जो है अपने मोशन को कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट कर रहा है. तो इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ भी है कि द पाथ ऑफ पीरियोडिक मोशन मे बी लीनियर हो सकता है, सर्कुलर जैसे ये सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, या कोई भी कर्व हो सकता है साइन एक्स और कॉस एक्स की तरह. ठीक, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ को हम लोग कंसीडर कर लें सन के अबाउट.
है ना, वो क्या है, वो पीरियोडिक मोशन है कि सन के अबाउट अर्थ को रोटेट करने में 365 डेज लगते हैं और वो कांस्टेंट है, हर बार एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो 365 डेज उसको लगते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे कि पीरियोडिक मोशन है। ठीक, क्यों हम लोग पीरियोडिक मोशन समझ रहे हैं, देखो एसएसएम को जानने में पीरियोडिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा टाइप ऑफ मोशन जो है वो है ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक, तो ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल टू एंड फ्रो जाता है ना, यानी कि कुछ थोड़ा सा आगे जाएगा और थोड़ा सा पीछे जाएगा, है ना, किसी एक अपनी मीन पोजीशन से। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने देखा कि लीनियर है, ये एक लीनियर पाथ है और लेट अस से कि हमारा ये पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल है और ये 2 सेंटीमीटर आगे जाता है और फिर बैक आके 2 सेंटीमीटर अपने इस मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पीछे जाता है इस तरीके से, और इस तरीके के मोशन को ये बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो ये जो मोशन है ये कैसा मोशन हो जाएगा, ऑस्किलेटरी मोशन हो जाएगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो टाइम लगे उसको वो टाइम हर बार सेम लगे, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें टाइम अलग अलग भी हो सकता है पहली बार पार्टिकल जो है 2 सेकंड में अपने फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर जाके वापस इस पोजीशन पे आ जाए, यानी कि पोजीशन 1 2 3 4 और अगेन अपने पोजीशन 1 पे आ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 एंड देन अगेन 1। तो इस वाले ऑस्किलेटरी मोशन में क्या चीज है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है या टाइम पीरियड फिक्स नहीं है ना, इट जस्ट एन ऑस्किलेशन। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि, है ना, जैसे कंसीडर कर सकते हैं कि लेटस से एक बॉब है ना, पेंडुलम बॉब है या बॉल है जिसको सीलिंग से एक रस्सी से बांध के लटका दिया जाता है। अगर अब इस, है ना, इस बॉल को मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं इस तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये बॉल क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगा एक अपने हायर पोजीशन पे, फिर वापस इस पोजीशन पे आएगा और फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इस तरफ जाएगा, है ना, और ये अगेन फिर इस तरीके से रिपीट कर देगा। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ये बॉल आगे गई, फिर बैक इस पोजीशन पे आई, फिर वापस इधर गई और फिर अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। लेकिन ये वाला ऑस्किलेशन जो है इसमें क्या होगा कि बॉल आगे गई, फिर पीछे गई, फिर आगे गई, फिर पीछे जाएगी और धीरे धीरे ये ऑस्किलेशन जो है ये वैनिश हो जाएगा, यानी धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और फिर अल्टीमेटली जो बॉल है वो अपने मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। यानी कि इस तरीके के ऑस्किलेशन जिसमें टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है ना, इनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने मीन पोजीशन से वो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वाइब्रेशंस, है ना, ऑस्किलेशन तो हो ही रहा है। तो जहां ऑस्किलेशन हो रहा है बट पीरियोडिक मोशन नहीं है, वहां उसको हम सिंपली क्या कहेंगे कि दैट इज ऑस्किलेटरी मोशन, है ना। तो ऑस्किलेटरी मोशन नीड नॉट टू बी पीरियोडिक मोशन, है ना, पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है और इसमें एक्सट्रीम फिक्स पोजीशन होना भी जरूरी नहीं है ना, कि ये जो पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन ये एक जगह पे फिक्स हो और पार्टिकल बार बार उस पोजीशन को रीच करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। किस तरीके का होगा, इसमें एनर्जी लॉस भी हो सकती है, यानी कि पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहले गया है, बाद में वहां तक रीच ही नहीं कर पाए, है ना, बाद में थोड़ा सा उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो, फिर धीरे धीरे इस तरीके से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिनल से कम होते होते जो ऑस्किलेशन है वो वैनिश हो जाए। तो इस तरीके के सिंपल मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑस्किलेटरी मोशन, जिसमें, है ना, ऑस्किलेटरी मोशन जिसमें क्या होगा, पीरियड जो है उस मोशन का वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक, तीसरी बात है ना, हाँ, ये कि ऑस्किलेटरी मोशन में जो एनर्जी है ना, वो कंजर्व नहीं रह रही है। हम लोग देख रहे हैं ऑस्किलेटरी मोशन में, जैसे इस वाले में तो ठीक है, फिक्स पोजीशन यहाँ पे गया, वापस आया और फिर इसमें उसकी फिक्स पोजीशन ठीक थी, बट यहाँ पे ऑस्किलेशन जो हो रहा था वो वैनिश हो रहा था धीरे धीरे। तो इस वाले केस में एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी उसकी धीरे धीरे वैनिश हो रही है, बट इस वाले केस में उसकी एनर्जी कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट होने का मतलब
कि अपने बार बार फाइनल पोजीशन पे वो रीच करेगा, है ना, उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो ऑस्किलेटरी मोशन दो तरह के हो सकते हैं, जिसमें एक एनर्जी फिक्स रहे और एक में एनर्जी लॉस हो। जिसमें एनर्जी लॉस हो जाता है ऑस्किलेटरी मोशन में, है ना, जिसमें एनर्जी लॉस हो जाता है उसको हम लोग डैम्प ऑस्किलेशन कहते हैं, है ना। जिसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है उसमें डैम्प ऑस्किलेशन कहते हैं। और जिसमें एनर्जी रहती है ना, ऑस्किलेटरी मोशन इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड आर पीरियोडिक। अब जिसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तब तो जायज सी बात है कि जो हमारा पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉब है, वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस जाएगा, क्योंकि उसके पास अब भी उतनी एनर्जी है जो पहले वहां पे गया था, तो उसके पास एनर्जी थी। तो अगर एनर्जी हमारी वैनिश नहीं होती है, यानी कि लॉस नहीं होती है, तो हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं किसी भी ऑस्किलेटरी मोशन को। बट अगर उसकी एनर्जी लॉस हो रही है तो वो डैम्प्ड ऑस्किलेशन हो जाएगा, और डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एनर्जी लॉस हो जाती है। किस वजह से लॉस हो जाती है, रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, है ना। जो फोर्स उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ऑस्किलेशन में बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, वो मोशन में ना रहे। तो उन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक। और वो फोर्स जो उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स और टॉर्क डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो हमेशा इक्विलिब्रियम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लग रहे होंगे, तो उन फोर्सेस या उन टॉर्क को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक। तो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्या कि ऑस्किलेटरी मोशन, सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन है ना। जितने भी पीरियोडिक मोशन हम देखेंगे वो सारे ऑस्किलेटरी मोशन है, प्रोवाइडेड कि जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है वो एक फॉर्म ऑफ ऑस्किलेशंस में हो रहा है ना। अगर ऑस्किलेशन में नहीं हो रहा है तब तो हम उसको ऑस्किलेशन क्यों ही कहेंगे। जैसे कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, तो वो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ऑस्किलेटरी मतलब अपने एक फिक्स पोजीशन से आगे जाना और फिर उस पोजीशन पे आके पीछे जाना, दैट इज ऑस्किलेटरी मोशन। तो जो भी पीरियोडिक मोशन होंगे वो सारे के सारे हम ऑस्किलेटरी मोशन कह सकते हैं, जिसमें भी ऑस्किलेशन हो रहा है। बट सारे ऑस्किलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन नहीं कहे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि ऑस्किलेटरी मोशन में दो तरह के हमने मोशन देखे, एक में एनर्जी कंजर्व रहती है और एक में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है ना, जिसमें हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है उसमें तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन है। बट जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है उसको हम पीरियोडिक मोशन ना कह के सिंपल ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि ऑस्किलेटरी मोशन में जो चीजें हो रही थी वो यहाँ पे भी होगी, पीरियोडिक मोशन में जो चीजें हो रही थी वो यहाँ पे भी होगी। दोनों मोशन को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, यानी कि पीरियोडिक मोशन को और ऑस्किलेटरी मोशन को कंबाइन कर देते हैं, तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन मिल सकता है। मिल सकता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कंडीशन और है जो मस्ट होनी चाहिए, ठीक। क्या है वो कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन में ही आ जाती है वो चीज कि इफ द रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इन ऑस्किलेटरी मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, है ना। क्या कहा गया है कि जैसे, है ना, लेट अस अज्यूम कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक ब्लॉक इस तरीके से अटैच है, ठीक। ब्लॉक को लेट अस से कि एक फर्दर पोजीशन पे मैं एक्सटेंड करके वापस से छोड़ता हूं, है ना। ये इसका मीन पोजीशन है। बट मैं क्या करता हूं कि ब्लॉक को थोड़ा सा, है ना, एक्सटेंड करके इस पोजीशन से, है ना, इस पोजीशन से रिलीज करता हूं। तो इस पोजीशन से रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक इस रिलीज पोजीशन से जाके मीन पोजीशन पे जाएगा सबसे पहले, तो है ना, मीन पोजीशन पे जाएगा और मीन पोजीशन से फिर हटके बैक जाएगा और बैक वाला अगेन एक्सट्रीम पोजीशन होगा, है ना,
एक्सट्रीम लेफ्ट कह सकते हैं इसको, और ये क्या है, एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, है ना। तो अब इसमें जरा फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है मोशन के लिए, जैसे हमने ब्लॉक को खींचा और ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया, है ना, तो ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग उसको पीछे खींचेगी। तो पीछे खींचने के दौरान सबसे पहले वो अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा और मीन पोजीशन से वापस और थोड़ा पीछे आएगा। पीछे आने के बाद स्प्रिंग दब चुकी होगी, तो स्प्रिंग जब दबेगी तो उस वाले केस में देखिए फोर्स किस तरफ लगेगा। देखिए जब यहाँ पे ये स्प्रिंग दबी हुई रहेगी, है ना, यहाँ पे स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, ये है कंप्रेस स्प्रिंग, है ना। तो ये कंप्रेस स्प्रिंग है। अब देखिए सब में फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ लग रहा है। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस रहेगी तो जायज सी बात है कि इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। जो kx फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। और जब स्प्रिंग इलोंगेटेड है उस वाले केस में स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के, यहां से डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से जब इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो फोर्स किधर लगा, फोर्स इधर लगा। कौन सा फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि रेजिस्टिव फोर्स जो हमारे मोशन को रोकना चाह रहा है। अब यहां पे कौन रोकना चाह रहा है, जाहिर सी बात है स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग फोर्स रोकना चाह रहा है ना। क्या कि जैसे हमने उसको एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे खींच के जैसे ही छोड़ा तो स्प्रिंग क्या काम करेगी, स्प्रिंग उसको वापस पीछे खींचना चाहेगी। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोर करना चाहती है अपने मीन पोजीशन को। मीन पोजीशन पे रिस्टोर करते करते इस पार्टिकल की और इस बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तो जीरो रहेगी, बट यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि यहां से जब छोड़ेंगे तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर लेफ्ट साइड में, है ना। डिस्प्लेसमेंट x इधर होगा और फोर्स इधर होगा, तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, यानी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट से। अब एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है तो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो मैक्सिमम हो जाएगी। कौन से, मीन पोजीशन पे। तब तक उसके पास मोमेंटम एक्वायर कर लेगा ये बॉडी। मोमेंटम एक्वायर करने के बाद ये बॉडी फिर से क्या करेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो अचानक से जीरो तो होगी नहीं, तो इस मैक्सिमम की वजह से ये धीरे 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 फिर और पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा। तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, kx फोर्स आगे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा जब ये कंप्रेशन के थ्रू जाएगा। तो कंप्रेशन में रिटार्डेशन होगा और उस रिटार्डेशन की वजह से ये धीरे धीरे अपने एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा, यानी कि अगेन यहाँ पे v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट यहां पे अब देखो फोर्स जो है kx वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि x जो है वो एक्सट्रीम है यानी कि मैक्सिमम है, तो फोर्स kx मैक्सिमम लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम आ जाएगा। तो kx की वजह से, राइट साइड में kx की वजह से फिर से ये पार्टिकल एक्वायर करेगा वेलोसिटी धीरे धीरे, और इस एक्सेलरेशन की वजह से अब राइट में जाना शुरू करेगा। तो राइट में जाते 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 जब वापिस से इस पोजिशन पे पहुंचेगा तो इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट x कितना है, जीरो, तो kx कितना हो जाएगा, जीरो। तो एट मीन पोजीशन, x इक्वल टू जीरो, इट मीन्स kx इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। x यानी कि मीन पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू जीरो है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट मोमेंटम है उसके पास, और मोमेंटम अचानक से तो जीरो होगा नहीं, वेलोसिटी है उसके पास। तो इस तरीके के ऑस्किलेटरी मोशन, है ना, जिनका कुछ पीरियड फिक्स है, ये बात तो सही है, प्लस जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उन पे लग रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x, है ना, विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, यानी कि ये जो कंडीशन है ये SHM के लिए मस्ट कंडीशन है। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो ये है कि फॉर SHM f शुड बी इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। k क्या है, ये k कांस्टेंट है ना। k क्या है,
के कांस्टेंट है जो इस एसएचएम के मोशन के, है ना, पीरियड को डिफाइन करेगा, इसके पीरियड को डिफाइन करेगा। इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगे, उसमें पीरियड खास तौर से होगा कि इसका जो पीरियड होगा, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी कि कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये बार बार अपना मोशन एसएचएम जो है रिपीट कर रहा है, वो इस कांस्टेंट के में होगा। ठीक, हालांकि अभी देखते हैं हम लोग इसमें टर्म्स क्या क्या है, बट ये हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि एसएचएम होने के लिए फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा किसके, -x के। क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब हम लोगों ने x आगे की तरफ किया, ये मीन पोजीशन था, यहां से आगे की तरफ किया तो फोर्स पीछे की तरफ लगा, यानी कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा बट विथ नेगेटिव साइन। जिस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स जस्ट उसके उल्टे साइड लगेगा, यानी कि पार्टिकल को आप जिधर भी लेके जाना चाहोगे फोर्स हमेशा उसको उल्टे साइड में लेके जाना चाहेगा, और तभी तो ये पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। अगर ऐसा नहीं होता, जिस तरफ आपने डिस्प्लेस किया फोर्स अगर उसी तरफ लगता, तब तो पार्टिकल अपने पोजीशन पे कभी आता ही नहीं और वो आगे बढ़ते जाता। लेकिन एसएचएम होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो, बट डायरेक्शन वाइज -x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हम करें फोर्स हमेशा उसके उल्टे डायरेक्शन में लगना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कहीं पे समस्या, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो हमने देखा कि एसएचएम में F इज इक्वल टू -kx जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी एसएचएम के लिए, ये होना जरूरी है ना। ऑस्किलेटरी मोशन बहुत सारे हो सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर में जा रहा है तो वो भी पीरियोडिक मोशन है, बट वो एसएचएम नहीं है। एसएचएम के लिए हमेशा क्या होना पड़ेगा, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। अब कौन सा फोर्स, नेट फोर्स, जो नेट फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, वो हमेशा इसके बराबर होना चाहिए, -k इंटू एक्स के, वेयर k इज अ कांस्टेंट। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि k की क्या क्या भूमिका है और k एक्चुअल में क्या है। ठीक, उससे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि एसएचएम किस तरीके के हो सकते हैं। तो दो तरह के एसएचएम हो सकते हैं, लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक जो है, इस हार्मोनिक का नाम ही है ना, कि साथ साथ में किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ, है ना, किसी की चीज के साथ हार्मोनिकली चलना, है ना। उस तो इस तरीके के मोशन को, जब भी ऐसा मोशन हम लोग देखेंगे जहां पे फोर्स इक्वल टू -k इंटू एक्स होगा, यानी कि x के प्रोपोर्शनल होगा, तो हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो तरह के होते हैं, एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक का मोशन का भी हमने एग्जाम्पल देखा। इसमें क्या होता है, f इज इक्वल टू -kx, है ना। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा उसमें f इज इक्वल टू -kx होगा। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि जो बॉब और सीलिंग का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, इस तरीके से अगर इसको हम लोग थोड़ा सा, है ना, अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, मीन पोजीशन से इस तरीके से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, अब ये ऊपर नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऑस्किलेट करेगा पेंडुलम की तरह। लेकिन अगर ये इसका जो पीरियड है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एनर्जी इसकी कंजर्व रहती है, तो इसको भी हम लोग एसएचएम कह सकते हैं। और इस वाले केस में क्या होता है, इसमें टॉर्क इज इक्वल टू -k इंटू थीटा, है ना। जो लीनियर पैरामीटर्स हैं उनके ठीक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जहां पे f इज इक्वल टू -kx होगा वहां हम समझ सकते हैं कि लीनियर एसएचएम होगा, और जहां
टॉर्क माइनस के थीटा के इक्वल होगा, वहां पे एंगुलर एसएचएम होगा। हालांकि देख के ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंगुलर होगा और कौन सा लीनियर होगा। लीनियर में जाहिर सी बात है कि पार्टिकल एक लीनियर मोशन में ऑस्किलेट कर रहा होगा, और एंगुलर वाले में पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक का कुछ पार्ट कवर कर रहा होगा, है ना, जैसे ऑस्किलेशन ऑफ बॉब। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो ऑस्किलेशन मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं। तो पहली कंडीशन तो ये कि ऑस्किलेटरी मोशन में उसका पीरियड फिक्स होना चाहिए, ठीक, उसका पीरियड फिक्स होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ये होना ही चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होना चाहिए अगर लीनियर है तो, और अगर रोटेशनल है या एंगुलर है तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, ठीक। चलिए, तो अब हम लोगों ने जनरल इक्वेशन पढ़ी कि अगर एसएचएम मोशन है तो फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर होना पड़ेगा, माइनस के एक्स के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा, माइनस के एक्स का मतलब क्या, आप देखो मैं जरा सॉल्व करता हूं यहाँ पे कि फोर्स है ना, के एक्स को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो फोर्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूं कि 0, है ना, फोर्स प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब फोर्स जो है, फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलती है और एक बार और डिफरेंशिएट, ठीक, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, है ना। तो जो सॉल्यूशन बनता है इसका, x की इक्वेशन बनती है वो इस तरीके से बनती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन है जिसमें ये a, ओमेगा और फाई क्या है, इस चीज को अभी हम लोग समझते हैं। ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है एसएचएम के लिए कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, जैसे स्प्रिंग का ही एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, और स्प्रिंग के एग्जांपल में है ना, जैसे ये मीन पोजीशन थी और मीन पोजीशन से थोड़ा सा हमने ब्लॉक को आगे पुश कर दिया था तो ब्लॉक यहां पहुंच गया। ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ पे कंप्रेशन में एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज 2 एंड अगेन ये 3 और ये 4 के बाद वापस ये पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ और फोर्स पीछे की तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो किसी भी t टाइम पे, है ना, t टाइम पे क्या होगा वो इस इक्वेशन के थ्रू दिया जाता है कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें ये a क्या है, तो a को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, a स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, a स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, है ना, ठीक। अभी एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये जो ओमेगा है इसको कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई को बोला जाता है फेज और फेज कांस्टेंट। ये जो तीनों टर्म आए हैं इस पे, ए, ओमेगा एंड फाई, वो इसी इक्वेशन से ही आए हैं जिसमें हम लोगों ने नए कांस्टेंट का नाम अलग दे दिया है, एक का नाम ए दे दिया, एक ओमेगा दे दिया और फाई दे दिया, जिसमें, है ना, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के बाई एम। ये जो ओमेगा आया है, इस ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम होती है, या ये कह सकते हैं कि इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाई एम।
तो यहां ये भी लिख सकते हैं हम d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, है ना। यानी कि नेट इक्वेशन ओमेगा के टर्म्स में अगर हमें लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं कि d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जिसमें k बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक, तो ये जनरल इक्वेशन मिली हम लोगों को कि किसी भी SHM के लिए जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना, जो x है वो इस इक्वेशन से गवर्न किया जाता है ना, वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चलता है। उसमें ये हम लोग जो भी टाइम डालेंगे उसका, है ना, ये टाइम जो भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन मिलती जाएगी। अब जैसे जो टाइम पीरियड होगा, है ना, टाइम पीरियड मान लो इसका 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड पूरा टाइम पीरियड है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 सेकेंड आगे जाने में, 1 सेकेंड पीछे आने में 2 सेकेंड आगे का और 2 सेकेंड पीछे का मोशन होगा। तो जब आप 1 सेकेंड डालेंगे, टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड डालेंगे तो आपका x जो क्या आना चाहिए, वो एम्पलीट्यूड आना चाहिए, यानी कि जो एक्सट्रीम पोजिशन है वो आनी चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन आनी चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन हमारी सही बैठेगी, और ऐसा ही होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ SHM जो है वो हमने डिराइव की कि SHM की जनरल इक्वेशन यानी कि x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कि ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो भी उसका स्टार्टिंग पोजीशन है वहां से इसका डिस्प्लेसमेंट बताता है कि ये x विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब टाइम के हिसाब से अलग अलग x क्या आएगा वो बताता है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे टर्म्स आए, इन टर्म्स को जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो इट इज द, है ना, इट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, एंड इनिशियल पोजीशन, जो भी उसका इनिशियल पोजीशन है और जहां पे पार्टिकल फाइनली है, उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि पार्टिकल का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, जैसे कि प्रीवियस इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल अब यहाँ पे पहुंचा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये x हो गया। ठीक, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमने पहले भी पढ़ा है ना, कि जैसे मीन पोजीशन है ये पार्टिकल की, तो मीन पोजीशन से जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक पार्टिकल जा सकता है मैक्सिमम, वो क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो लेंथ है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक, तो एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन इन लीनियर मोशन, है ना। लीनियर मोशन में डिस्टेंस या लेंथ होगा, और एंगुलर में, जैसे एंगुलर की अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में पार्टिकल ये यहां है, फिर यहां से कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट होगा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बताया जाएगा, तो जितना ये एक्सट्रीम थीटा कवर करेगा दैट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 2 पाई बाई टी, जहां पे ये टी क्या है, टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड जो पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, एक पूरा साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे पार्टिकल को, वो उसका टाइम पीरियड होता है। यानी कि टाइम 1 फुल साइकिल,
है ना। जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक ये सबसे पहले आगे एक्सट्रीम पोजीशन 2 पे जाएगा, 2 से फिर 1 पे आएगा, 1 से फिर 4 पे जाएगा, 4 से वापस 1 पे आएगा। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। अब इस कंप्लीट साइकिल में जितना भी टाइम लगेगा उस पार्टिकल को, वो हम लोग बोलेंगे उसका टाइम पीरियड है। ठीक, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को कहा जा सकता है कि एक सेकंड में जितने ऑस्किलेशन करेगा पार्टिकल, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, है ना। जस्ट टाइम पीरियड का रिवर्स कॉन्सेप्ट है। टाइम पीरियड का रिवर्स कॉन्सेप्ट है कि टाइम पीरियड होता था कि एक साइकिल को, यानी एक पूरा ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है, और एक सेकंड में जितना उसने साइकिल कंप्लीट किया, हाफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है ना, एक सेकंड में। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कहा हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, यानी 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। ठीक, तो आई होप कि चीजें आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ में आई, कि डिस्प्लेसमेंट एक्स से दिया गया है, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहाँ पे जो ए हमने लिखा गया है, ये ए क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना। अब पार्टिकल कहीं पे भी रहे, ये ए जो है वो उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक, नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज 1 बाई एफ, है ना। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और दोनों के लिटरल मीनिंग भी हम लोगों को कंफर्म होने चाहिए कि टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम लगा किस चीज में, एक साइकिल में, और फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना ऑस्किलेशन हुआ एक सेकंड के अंदर। ठीक, तो आई होप कि दोनों ही चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो हम लोगों को। ठीक, आई होप कि यहां तक चीजें आसान है ना, आपको समझ में भी आ रही होगी। चलिए देखिए, तो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, क्या है क्वेश्चन देखिए, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताना है अब हमें। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन पता है कि जो गवर्निंग इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या है, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। जो जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, d2x प्लस डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये लिखते हैं हम लोग। ठीक, और ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने क्या बताई थी कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 2 पाई बाई टाइम पीरियड, होगा ना, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड यानी कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी कि ओमेगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, पाई। माइनस वैल्यू मैंने नहीं रखी है, क्यों माइनस वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम है, टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, चलिए तो ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, और कोई भी डाउट हो, कहीं दिक्कत है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए ताकि टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो आप लोगों को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो ठीक है, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक, ओके।
एनीवन, किसी को कोई डाउट, किसी पोर्शन में दिक्कत या किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन? चलिए ठीक है तब। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, है ना? ठीक, ओके देन, सी यू ऑल। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।